जी, तो अब लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पार्ट बी के अंदर डिस्कस करना है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट इसकी करनी है। ठीक है, हमने क्या सिस्टम ले रखा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिस्टम है जो कि वाइब्रेशन कर सकता है। ये एम मास जुड़ा हुआ है, ये इसका मेन पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला था 1/2 के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये पिछले लेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक फार्मूला निकाला था हमने फ्रीक्वेंसी का कि 1/2 पाई के ओवर एम। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का फार्मूला है। एफ स्क्वेयर किसको इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वेयर के ओवर एम। ठीक है, जजर ख़त्म हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा के ओवर एम। तो के किसके इक्वल आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एम एफ स्क्वेयर। ठीक है, 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर। अब ये वाली जो के की वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे लगाएं अगर के की वैल्यू, तो क्या एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 1/2 के की जगह 4 पाई स्क्वेयर एम एफ स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा आपके पास v विल बिकम इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज़ दी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कि जब यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपेंड करेंगे या वो रेस्ट की हालत में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगानी है क्योंकि हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक डायमेंशन वाली जो उसकी फॉर्म है उसको यूज़ किया है क्योंकि दिस मास कैन मूव ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी एब्सेंट है, तो इसलिए वाई और जेड वाले कंपोनेंट नहीं लिखे। अब इसमें अगर वैल्यूज़ लगाएं तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है तो लगा देंगे क्या आएगा 2 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें इसको मज़ीद सॉल्व करना है हमने तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच स्क्वेयर ई साई, यानी कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में साई आ गया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई साथ में साई आ जाएगा माइनस 8 2 बार 16 पाई की पावर 4 एफ स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर साथ में साई विल बिकम इक्वल टू 0। ठीक है जी, स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी वैल्यू है यहाँ पे ये वाली, इसको हम लोग पुट कर देते हैं लेट अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई 4 एफ स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, जस्ट टू सॉल्व मैथमेटिकली एंड it will become more easy as compared to just writing these whole factors every step for every step। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एस स्क्वेयर ई साई माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साई इज़ इक्वल टू 0। इसकी जगह क्या बिठा दिए अल्फ़ा स्क्वायर को बिठा दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या करें मज़ीद कॉमन ले लें डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई या ई माइनस
अल्फ़ा स्केयर एक्स स्केयर साई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि सपोज़ आ डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यू। ठीक है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी लेके आते हैं, उसकी वैल्यू जिसमें लगाते हैं, अगर तो फिट बैठ जाएं तो हम मानते हैं वो सोल्यूशन है, अगर ना फिट बैठे तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो चलें एक वो जो हमने सपोज़ करना है q इज़ इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा एक्स, ये एक हमने खुद से फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डी क्यू ओवर, या इसको अगर ऐसे कर लें कि q बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा। ठीक है, तो डी क्यू ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी का हम इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं एक्स के ऊपर, यानी कि इसके चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, या डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से क्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि इस फैक्टर की वैल्यू निकाल के लेके आएँ, तो इसके लिए पहले क्या निकालेंगे, डी ओवर डी एक्स। तो देखते हैं डी ओवर डी एक्स विल इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। हमें पता है कि दोनों चीज़ें इक्वल है, तो हम क्या करते हैं डी ओवर डी एक्स इसी तरह रख देते हैं, डी ओवर डी एक्स खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं डी क्यू से, और डिवाइड भी कर सकते हैं, डी क्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको रिप्लेस कर दें, आपस में चेन रूल लगाएं, तो डी ओवर डी एक्स विल बिकम इक्वल टू डी ओवर डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू ओवर डी एक्स। ठीक है जी, अब डी ओवर डी क्यू और डी क्यू ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास है अंडर रूट अल्फ़ा, तो डी ओवर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी क्यू इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट अल्फ़ा। इसकी जगह क्या रख दिया हमने, अंडर रूट अल्फ़ा रख दिया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डबल एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट अल्फ़ा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स और डी ओवर डी क्यू, डी ओवर डी क्यू या डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, यहाँ से आ सकती है, या आप क्या करें कि यहाँ पे आप डी ओवर डी एक्स की वैल्यू लगाएं, डी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यानी कि इस फैक्टर की जगह आप ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे इसकी जगह, डी ओवर डी क्यू इंटू अंडर रूट अल्फ़ा, ये इस सर्कल की जगह आ गए, मल्टीप्लाइड बाई ये इसी तरह रहेगा, डी ओवर डी क्यू इंटू अंडर रूट अल्फ़ा। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर में चले जाएंगे, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा बन जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या बिठा सकते हैं, ये वाला फैक्टर बिठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इस फैक्टर की जगह पुट करने के लिए ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब क्या पुट किया था, q इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा एक्स, क्यू स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स स्केयर, और क्यू स्केयर ओवर अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्केयर, यानी कि जहाँ पे एक्स स्केयर होगा वहाँ पे ये वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें वैल्यूज़ लगाना शुरू करते हैं। डी ओवर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम लोग, अल्फ़ा डी स्केयर ओवर डी क्यू स्केयर इंटू साई कर देंगे। ठीक है, यानी कि साई इसी तरह इस फैक्टर की जगह वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस, ठीक है, अल्फ़ा स्केयर इंटू एक्स स्केयर की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, एक्स स्केयर की जगह क्यू बाय
अल्फ़ा रख सकते हैं, विल बिकम इक्वल टू या साई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस अल्फ़ा क्यू इंटू साई, ये ऐसे कर लें, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे अल्फ़ा शुरू में है, यहाँ पे भी अल्फ़ा मौजूद है, तो अल्फ़ा ही नज़र आ रहा है, तो अल्फ़ा से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, डी स्केयर साई ओवर डी क्यू स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर अल्फ़ा एच स्केयर ई माइनस क्यू इंटू साई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारे पास, तो ये है दिस इज़ प्योर अलजेब्रिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है प्योर अलजेब्रिक, ठीक है। ये भी एक यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जैसे मैथ के अंदर कई और इक्वेशन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेजेंडर इक्वेशंस हैं, बेजल फंक्शंस हैं, इसी तरह ये प्योर अलजेब्रिक इक्वेशन है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन आता है वो हमारे पास है साई इज़ इक्वल टू ए ई की पावर प्लस -1/2 इंटू क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। अगर इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, ए इज इक्वल टू ई प्लस -1/2 क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख सकते हैं अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी क्या है, जनरल सोल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ तक आपकी क्वांटम मैकेनिकल डेरिवेशन जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कंप्लीट होती है। और दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन के जो फिट बैठता है इस इक्वेशन को, और दिस इज़ द solution of simple harmonic oscillator when SHO और simple harmonic oscillator is treated quantum mechanically। ठीक है, आगे हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी ग्राफ। ठीक है, यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का किसी सिस्टम के लिए, तो वो कैसा होगा। हमारे पास एक फार्मूला है कि एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस दैट विल बिकम इक्वल टू 1/2 प्लस वी और साथ में एच न्यू। ठीक है, वी से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है वी की। 1/2 एक कांस्टेंट है, और एच म्यू से क्या मुराद है, प्लांक्स कांस्टेंट और साथ में फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू कहाँ तक हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 चलती जाएंगी। ठीक है जी। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं हम, तो वो कैसे बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आप लैडर्स भी बना सकते हैं, बट जनरली बुक्स के अंदर ऐसे दिया जाता है, तो आप इसी तरह याद रखेंगे। मान लेते हैं कि ये वैल्यू है 0, इसको बोलते हैं 0h म्यू। ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि 0 लेवल से ऊपर से मैंने ये ड्रा किया है ग्राफ। इसका मतलब है कि ये जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है किसी सिस्टम की, वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ज़ीरो होती तो यहाँ से ग्राफ शुरू करते, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी की एंट्रोपी ज़ीरो नहीं हो सकती, वो कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रखेगा ही रखेगा। अगर इस फार्मूला के अंदर ज़ीरो रखें v की वैल्यू, तो 1/2 h म्यू आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे आप लोग, 1/2 h म्यू, 1/2 h म्यू रख सकते हैं। दिस इज़ दी लोएस्ट और मिनिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एनी वाइब्रेशनल सिस्टम। यानी कि वाइब्रेशनल सिस्टम की एनर्जी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर v की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे अगर मान लें v की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 h म्यू, यानी कि v की वैल्यू 1 रखें, 1 + ½ 3/2 h म्यू। उसके बाद अगर v की वैल्यू आप रख लें 2, तो कितना आ जाएगा, 5/2 h म्यू।
और अगर आप 3 रख लें तो 7/2 एच म्यू आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 3। अगर v इज़ इक्वल टू 4 रख लेंगे तो v इज़ इक्वल टू 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा ये 9/2 यानी कि 4.5 एच म्यू। ठीक है, तो बस ख्याल रखना है आपने कि ये जो आपके पास रीजन है इसको टच नहीं करना आपने। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से उठाएंगे, इस पॉइंट को इस लाइन से मिलाने का मतलब है कि आपने उस सिस्टम की एनर्जी लो कर दी है वाइब्रेशनल, जो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जब सिस्टम v इज़ इक्वल टू 1 से v इज़ इक्वल टू 2 में जा रहा है तो देखें यहाँ पे एच म्यू का या जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई व्हेन गोइंग फ्राम 2 to 1 विल बिकम इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 एच म्यू। यानी कहने से मुराद है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। मतलब कि हर स्टेप के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले में आता है तो एनर्जी का डिफरेंस भी कैसे होगा, एक एच म्यू का फ़र्क पड़ता चला जाएगा, स्किपिंग नहीं होगी। यानी कि जैसे पिछले रिजिड रोटर के अंदर क्या था, पहले कुछ और डिफरेंस आ रहा था, 2 आ रहा था, फिर 6, उसके बाद 12, फिर उसके बाद 20। लेकिन इसके अंदर क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन दीज लेवल्स इज़ सेम। ठीक है, ये बनाने के ऊपर अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दिस इज़ दी सेम, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है, सेम पैटर्न से रिपीट हो रही हैं और इन दोनों का इंटरनल डिस्टेंस सेम है। तो दिस इज़ द वाइब्रेशनल ग्राफ फॉर एनी सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 bodies or 3 bodies when they are oscillating, IR radiations are impacting on them। ठीक है, तो दिस इज़ द क्लासिकल ट्रीटमेंट, आप इसको नोट कर लें और यहाँ तक इसका काफ़ी है हिस्सा। ठीक है, थैंक यू।